ये इलेक्ट्रॉनिक, ये सब डिवाइसेस का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम इन सब डिवाइसेस का क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम डिपेंडेंस हो इन सब चीजों, इन सब चीजों की जो डिपेंडेंस है वो क्या हो जाए, वो हमारी कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए। किसी को इस बात में कोई दिक्कत क्या हो जाए, कम से कम हो, कम से कम है वो हो जाए। दूसरा आता है आईसीटी एंड गवर्नेंस। अब ये वही है कि जो गवर्नमेंट अपने सारे काम करते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी जितने भी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उनको ऑटोमेट किया गया है, उनके अंदर आईसीटी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप आज से 15-20 साल पहले की बात करते हो और आज की बात करते हैं, जैसे हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट के तहत आपको पता है कि आप किसी भी एडेड या फिर सरकारी डिपार्टमेंट से क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके की डिटेल है उसको मांग सकते हो। अब आरटीआई एक्ट के तहत ही पहले क्या होता था, आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ता था, फिर एक पेज लेके आपको उस पर सब कुछ लिखना पड़ता था, वो करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आज के टाइम पर क्या हो गया है, अब ये सब चीजें ऑनलाइन हो गई। अब आरटीआई आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो, ऑनलाइन ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई। जो चीजें हैं, जो सिस्टम है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया। पहले रिसर्च करने के लिए लोग क्या करते थे, लोगों के पास जाना पड़ता था, एक एक इंसान से बात करनी पड़ती थी, फिर वो इंफॉर्मेशन देता था, है ना, फिर उसके बेसिस पे लोग रिसर्च करते थे। लेकिन अब आप क्या करते हो, आपके पास एक सिंपल टूल है, इसको बोलते हैं आईसीटी, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, आप उन गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, आप उस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, और एक ही बार में आपके पास सैकड़ों हजारों लोगों की जो इंफॉर्मेशन है, जिनका उनका डेटा है, वो क्या हो जाता है, आप लोगों तक पहुंच जाता है या नहीं पहुंच जाता। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई, ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं आईसीटी की वजह से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आईसीटी ने इन सब चीजों को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आईसीटी ने इन सब चीजों को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आईसीटी के तहत ही ये सब चीजों के अंदर इतने सारे मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिल रही है। जो पॉलिसी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई। ऐसा तो ये सब आईसीटी में आप पढ़ोगे, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कुछ भी पढ़ना है वो कंप्यूटर रिलेटेड ही पढ़ना है, ठीक। क्या कंप्यूटर मतलब समझ रहे हो ना, एक अगर आपको याद हो तो 6वीं 7वीं में आप लोगों को पहली बार कंप्यूटर लगा हमें 6वीं क्लास में तो पहली बार वो कंप्यूटर है वो लगा था, मतलब एज अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। और उसमें फिर हमारी एक वीक में एक लैब होती थी, मतलब एक हफ्ते में एक दिन हम लैब में जाते थे, और बाकी दिन हमारा क्या होता था, हम उसका थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, क्या करते थे, थ्योरी पढ़ते थे, है ना। तो उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, अब वही यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है किसको कंप्यूटर ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। कंप्यूटर बेसिक तो सबको आता ही होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ऑन ऑफ करना भी नहीं आता,
मतलब बेसिक तो हर बच्चे को आता ही होगा, क्योंकि इसमें तो काफी सारी बेसिक चीजें भी आप लोगों को पूछी जाएंगी। हाँ, मतलब बेसिक ही पूछा जाएगा, इतना डिटेल में, मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की तरह उतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन पूछा जाएगा। तो वहां पर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगी, जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। वो चीजें जो आप लोगों ने क्या कर रखी हैं, स्टडी कर रखी हैं, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, और उससे आप लोगों को ये सब चीजें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हाँ। सो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है। कि कंप्यूटर दो वर्ड से मिलके बना है, COUMPUT, कंप्यूट, और देन ER मतलब होता है डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जो आप लोगों के लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस का काम करती है, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है और आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये एक मोबाइल फोन है, सबको पता है, लेकिन जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं एक मोबाइल फोन को कंप्यूटर बोल सकता हूँ? We can call calculator मतलब क्या ये as a कंप्यूटर है या नहीं? if the proper definition given is Yes, followed. this is a computer. कंप्यूटर का मतलब कोई लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ वो बड़ा डेस्कटॉप नहीं है। कंप्यूटर का मतलब कोई भी डिवाइस जो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है। इस वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा कैलकुलेटर है, वो भी एक कंप्यूटर है। समझ आया? जो हमारा कैलकुलेटर है उसको भी कंप्यूटर बोलते हैं। तो इट इज जस्ट अ मशीन, ये एक मशीन है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई शेप है या इसको ऐसा बोला जाएगा कि ये सिर्फ ऐसा है तो हम इसको कंप्यूटर बोलते। तो कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले क्या किया था? कंप्यूटर की खोज की। तो उससे पहले भी चीजें काम करती थी, लेकिन चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने कंप्यूटर को, समझ रहे हो ना, एक सिस्टमैटिक रूप दिया था। दो मशीनें बनाई थी इन्होंने 1822 में, एक जो बोला था डिफरेंस इंजन, और 1834 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जे स्पेंसर ईकार्ट के द्वारा। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। कहां पर? 1943 यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसमें ट्यूब होती थी, उसमें डेटा का स्टोर किया जाता था। इवन के अगर आप 1960 के आसपास के कंप्यूटर की फोटो देखते हो ना, तो उसमें 1 MB डेटा स्टोर करने के लिए फ्रिज जितनी बड़ी एक डिवाइस इस्तेमाल की गई। 1 MB का डेटा इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज जितनी बड़ी डिवाइस, सोचो, सिर्फ 1 MB को डेटा स्टोर करने के लिए। और आज सोचो, एक मेमोरी कार्ड में, एक छोटी सी चिप में हजारों GB डेटा कैसे फीड हो जाता है। समझ रहे हो? तो यही है कि टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं। क्या हुई हैं? टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं। पहले तो जो कंप्यूटर होते थे उनका साइज भी बहुत बड़ा होता था। क्या होता था? कंप्यूटर का जो साइज है वो भी बहुत बड़ा होता था। इतने बड़े बड़े रूम, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। एक जो रूम है, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। क्लियर है? तो उसके बाद ये वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। MIT इंट्रोड्यूस वेल एंड मशीन फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम 1955। मतलब ये समझ लीजिए जी, कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ पहली बार जो शेप में आया तो चार्ल्स बेबेज के टाइम पे आया, जिसने कंप्यूटर को बनाने के लिए 2 डिवाइसेस बनाई। पहली 1822 में डिफरेंस इंजन,
और दूसरा 1834 में एनालिटिकल इंजन। उसके बाद पहला डिजिटल कंप्यूटर जे स्पेंसर ई-कार्ट के द्वारा बनाया गया, ENIC। उसके बाद MIT है, इन्होंने व्हर्लविंड मशीन क्या किया था, निकाली थी। कौन से ईयर में? 1955 में। मतलब पहला कंप्यूटर है जिसके अंदर रैम देखने को मिली। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये जो स्पेंसर और ई-कार्ट का कंप्यूटर था, इनिशियली नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, लेटर चेंज टू, पहले इसको ECC बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी बोला जाता था। देन द ई-कार्ट मैकॉली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन एंड रिलीज अ सीरीज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर अंडर द नेम ऑफ UNIPAC। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जितने भी ये कैपिटल लेटर में वर्ड आ रहे हैं ना, इनको गूगल करना है आप लोगों ने। ठीक है, जितने भी कैपिटल लेटर में, इस पूरी यूनिट में मेरी किसी भी स्लाइड पे जो भी वर्ड कैपिटल में है या जो भी एब्रीविएशन है, हर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, उसको आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, एक बार गूगल करना पड़ेगा। उसको आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी जो प्रोफाइल है ना, वहां पर एक कम्युनिटी की ऑप्शन होगी। जब आप मुझे फॉलो करोगे तो वहां पर आपको एक प्रोफाइल में ना कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो बी श्योर कम्युनिटी वाले को फॉलो करके रखें, क्योंकि अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से टेलीग्राम, यूट्यूब पे कुछ पोस्ट वगैरह नहीं आ पा रही हैं। तो अगर जब तक वो सॉर्ट नहीं होता है तब तक जो मैं कोई भी अपडेट है या कोई PDF है, जो कुछ भी है, वो वहां पर ही शेयर करूँगा। ठीक है, हो सकता My name is Talveer Singh और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। डेटा जिसको आप इनपुट बोल देते हो, फिर उस इनपुट के बाद उस डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेटा, जिसको आप इनपुट के बाद उस डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट निकल के आ जाता है। ठीक है, मतलब जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालोगे, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर डेटा डालोगे, वो कंप्यूटर की किस में जाएगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी आउटपुट की फॉर्म में आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर में डेटा डालते हो, सपोज करो 2+2, वो आपने डाल दिया तो वो किस पे चला गया, वो कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया। वहां से वो कहां पर गया, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर ने 2+2 को प्रोसेस किया और उसका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 4। और वो आप लोगों के कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, नजर आएगा। वो आप लोगों को कहां पर नजर आ जाएगा, वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ जाएगा। यू विल फाइंड इट ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को वो पता चल जाएगा। तो ये हमारा होता है। जैसे ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंप्यूटर का। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंप्यूटर। यहां से आप इनपुट डाल रहे हो, यहां पर आपका CPU लगा हुआ है। अब CPU के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और कुछ रजिस्टर होते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये है रैम। रैम कौन सी होती है आपकी, दिस इज द फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी जहां पर डेटा आपका स्टोर होता है। सीपीयू को हार्ट ब्रेन कुछ भी बोल सकते हो आप, हार्ट ब्रेन कंप्यूटर का। मतलब अगर सीपीयू में से कंप्यूटर में से सीपीयू को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एकदम से कोमा में चला जाएगा, कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है, तो फिर वो एक बॉक्स की तरह रह जाएगा जिससे कोई काम नहीं लिया जा सकता, किसी के सर में मार के सर फोड़ा जा सकता है, बस इतना ही काम रह जाता है। तो ये कंप्यूटर की एक रैम, जिसको आप इंटरनल मेमोरी बोल देते हो, प्राइमरी मेमोरी बोल देते हो, और ये स्टोरेज होती है, ये आप लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज होती है। मतलब मेमोरी को प्राइमरी के साथ हम मेमोरी और सेकेंडरी के साथ हम स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज वर्ड का इस्तेमाल, हेलो 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 स्टोरेज वर्ड का इस्तेमाल। बोलिए। और हेलो, यहाँ पर ये जो वेरी गुड मॉर्निंग, अन अकेडमी से अपडेट बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। बैंगल के नाम से आपने हाँ मैं वोंगेली हूँ, बोलिए। तो आप अभी अन अकेडमी का आपने सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है यूजीसी नेट के लिए, कॉमर्स एंड टेक्स में, हाँ एंड 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके पास अभी भी हाँ अवेलेबल सुनिए, है। अभी क्लास लाइव क्लास चल रहा है, तो बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, तो मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ बाद में 1 कॉल घंटे बाद कॉल कर लो, 1 घंटे बाद कॉल कर लो। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे, और 2 घंटे का जाएगा क्लास। ठीक है, 12 बजे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। काम कैसे करता है? ओके, थैंक यू। जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है? अब हम कंप्यूटर पे भरोसा क्यों करते हैं? वाई वी यूज कंप्यूटर? हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहला तो कंप्यूटर की स्पीड है, बड़ी स्पीड से आपके सारे काम हो जाते हैं। फट से क्या कर सकते हो आप, अपने स्पीड से उस काम को निपटा सकते हो। दूसरा आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर है वो मिस्टेक तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप लोग अगर करना चाहो तो सेकंड्स में आपको कर सकता है। और रिलायबल मतलब जो भी आप, क्योंकि देखो मशीन है, अब मशीन है तो अगर मशीन ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है तो आप मशीन पे भरोसा कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी है मतलब वो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर अभी 2.2+2 बताया है तो आगे भी ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में एरर नहीं होते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली कम होती। देन आ जाता है मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर आप कितना कुछ स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। आप अपना जो भी डेटा है, कंप्यूटर मूवीज जो कुछ भी है वो आप लोग मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी में कर सकते हो। और वर्सेटाइल बहुत है कंप्यूटर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से, जैसे मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, दूसरे बैंक वाले अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो रेलवे वाले हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोडर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गेमर है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ लो ना, मतलब आज के टाइम पर आप ये समझ लो कि बिना कंप्यूटर के कोई भी काम है वो नहीं हो सकता। बिना कंप्यूटर के कोई भी काम है वो नहीं हो सकता। हर काम के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। हर काम के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम हो जाते हैं। डिलीजेंस का मतलब है कंप्यूटर तुम्हारी तरह नल्ला नहीं है, जितना मर्जी काम तो करवा लो कंप्यूटर से। वो कभी ये नहीं बोलता मैं थक गया हूँ तो यार आप काम करते हैं सुबह इस हिसाब से तो नहीं सोच, क्योंकि 8 बजे ऑन कर लेता हूँ, 12 बजे तक चलता रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता, सारा दिन चलता रहता है मेरा लैपटॉप। तो डिलीजेंस का मतलब है कि ये कभी थकता नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो अपने काम ये करता रहता है। सामने वाला बंदा चाहे थक जाए, मतलब मैं थक जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं थकेगा, ये कभी नहीं थकेगा। ये अपनी सारी जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सही तरीके से पूरा करेगा। डिलीजेंस कन्वीनियंस है। आप तो देखो पहले होता था कि घर पे डेस्कटॉप होते थे, है ना, क्या होते थे, डेस्कटॉप होते थे बड़े बड़े, जिनको जगह की जरूरत होती थी। अब तो बड़ा आराम से आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो,
छोटे छोटे लैपटॉप भी आ गए हैं, पैड्स आ गए हैं जिसको लैपटॉप उसके साथ कीबोर्ड भी अटैच हो जाता है छोटा सा। फ्लेक्सिबिलिटी वही है कि आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको गेम खेलनी है तो आप गेम डाउनलोड कर लो, आपको कोई मूवी देखनी है मूवी देख सकते हो, आप कुछ भी करना है तो इसके अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कर सकते हो, सही संपूर्ण इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। मतलब यू कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। मल्टीपल फंक्शंस को क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। आप अपने सारे मल्टीपल फंक्शंस इसमें क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, अब ये थोड़ा सा समझ लेना, ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो उनका ओरिजिन, उनका आइडिया, बेसिक आइडिया चाइना से आता है। मोस्टली चीज़ें हैं उनका ओरिजिन चाइना से होता है अगर आप देखते हो तो। मतलब बेसिक आइडिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ है, लेकिन बेसिक आइडिया, एक बेसिक डिज़ाइन है। मतलब हर जितने भी डिवाइसेस आज आप देखते हो उसका कोई ना कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है तो चाइना के साथ रहता है। तो इसके बारे में भी चाइना के अंदर ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पहले छोटे बच्चों के लिए जो वो अबैक्स वाली स्कीम होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता था। अबैक्स समझते हो ना, अबैक्स छोटे बच्चों को सिखाया जाता, वो जिसपे वो राउंड से लगे बॉल सी लगी हुई होती है, उसको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चाइना वालों ने सबसे पहले अबैक्स बनाया था, जो कि कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, एक 12वीं शताब्दी में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया, अबैक्स के स्ट्रक्चर को, जिसमें ऐसे शेप्स बनी हुई होती हैं इस तरीके से, और उसमें ऐसे ऐसे वो बॉल्स पड़ी हुई होती हैं, उसको इधर उधर करके आप क्या कर सकते हो, वो काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अबैक्स का था, हिस्ट्री जहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद जो आज के टाइम पर, मतलब ये तो बेसिक था उस टाइम पे यूज़ करने के लिए, अब आज के टाइम पर जो अबैक्स यूज़ किया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया, वो नेपियर ने बनाया। किसने, नेपियर ने बनाया। नेपियर्स बोन्स मतलब वो हड्डी की तरह ही होता है, ऐसे बीच में रॉड्स लगी हुई होती है। काउंटिंग पर्पस वेयर नंबर वर प्रिंटेड ऑन देम विद द हेल्प ऑफ दोज रॉड्स वन कुड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्पीड। उस पे ऐसे लिखा हुआ होता था, कैसे कैसे आप उसको ऐसे घुमा के क्या कर सकते थे, आप टोटल लगा सकते, उसको क्या कर सकते थे, आप धीरे धीरे घुमा सकते। तो ये नेपियर था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकते थे। क्या वो कर सकते थे, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते थे, इसमें बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे। समझ लो, बेसिक कैलकुलेशन समझ लो ना, जोड़ घटाव तक ही सीमित हो गए थे। कहाँ तक सीमित हो गए थे, बस जोड़ घटाव तक ही सीमित हो गए थे, और कुछ नहीं कर पा रहे। देन आया फिर पास्कल का कैलकुलेटर, जिसको पास्कलाइन बोला गया। मतलब अबैक्स से हम किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, अबैक्स से हम शिफ्ट हो गए कैलकुलेटर की तरफ। अब कैलकुलेटर है तो उसमें सिर्फ जोड़ घटाव तो नहीं होगा, उसमें और भी कैलकुलेशंस का जो स्कोप है वो डेवलप हो गया। उसमें और भी कैलकुलेशन का जो स्कोप है वो क्या हो गया बेटा, डेवलप हो गया। इन द ईयर 1642 ब्लेज पास्कल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, invented an adding machine called Pascal's calculator, which represents the position of digit with the help of gear। तो उसने इस पे गियर लगा दिए, मतलब वो रॉड थी पहले, अब इसने क्या कर दिया, गियर लगा दिए। जैसे गाड़ी में गियर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उस तरीके से क्या कर दिया, गियर लगा दिया। और कैलकुलेशन के लिए फिर इन गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता था, पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया उसके साथ कैलकुलेशन रॉड्स की हेल्प से नहीं होती थी, गियर्स की हेल्प से होती थी। कैसे होती थी, गियर्स की हेल्प से होती थी। गियर्स लगाए जाते थे उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आया लेबनिज का जो कैलकुलेटर आया। इसके बाद किसने कैलकुलेटर निकाला, लेबनिज ने कैलकुलेटर निकाला। इंट्रोड्यूस अ कैलकुलेटर ऑन टू द मार्केट इन ईयर 1646। इट वाज डिजाइन फर्दर, बनता रहा 1694 तक चला। और जो बेसिक व्हील्स वर प्लेस्ड, और ये किससे काम करता था, इसमें व्हील्स लगे हुए थे, व्हील्स समझ रहे हो ना, पहिए जिसको आप चक्कर बोल देते हो, वही। तो क्या हुआ था, देखो ध्यान से सुनो। नेपियर ने रॉड्स का इस्तेमाल किया कैलकुलेशन के लिए, पास्कल ने किसका इस्तेमाल किया, गियर्स का इस्तेमाल किया, और इसने व्हील्स का इस्तेमाल। बस आपको
से सवाल नहीं आता बेटा कि हम कंप्यूटर को पढ़ने लगे हैं तो बेसिक उसकी थोड़ी सी आइडिया होना हमें जरूरी है कि असल में फंक्शन हो रहा है वो किस तरीके से, ठीक है। ऐसा तो अगर हम एनालिटिकल इंजन की बात करें, फर्स्ट कंप्यूटर जिसकी हम अभी ये जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो आज के कंप्यूटर के माता पिता हैं, जिन्होंने आज के टाइम पर जो कंप्यूटर है वो बनाया। एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर, समझ रहे हो ना, ये पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, was constructed by British computing pioneer Charles Babbage, father of computer बोल दिया उसको, who first conceived the idea of advanced calculating machine, जो सिर्फ कैलकुलेशन तक नहीं थी, वो और भी काम करने में हेल्प करती थी। एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल फ्लो। यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बात किया, इसमें सबसे पहले ये जो बेसिक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, प्रिंटिंग वगैरह, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आज का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पहले बेसिक होते थे, लेकिन फिर इसमें क्या कर दिया गया, ALU को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ALU को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ALU को इंट्रोड्यूस करने का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको अरिथमेटिक जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है उस पर वो भी करने का मौका मिलेगा। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फर्स्ट डिजाइन फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब यहाँ से फिर वो जो कंप्यूटर की शेप है वो निकल के सामने आती है कि भाई कंप्यूटर में ये जो शेप है वो अब इस तरीके की शेप बन गई है और इस शेप को हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है, इस शेप को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना, और वही शेप है वो चल रही है आजकल, वही शेप है वो आजकल के टाइम पे चल रही है। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं है ओनली, कंप्यूटर तो सिर्फ एक डिवाइस है, कंप्यूटर तो एक डिवाइस है, जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो आप किस पर्पस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि बस आप कैलकुलेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो एक होता है डेस्कटॉप, जो आप पुराने टाइम पे देखते थे, शायद अभी भी किसी के घर में होगा, लाइब्रेरी में होते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर, मोटे मोटे से, लोगों का आगे की तरफ पेट निकलता है, इनका पीछे निकला होता है, इसके नीचे वो एक यूपीएस रखा हुआ होता है, उसको आप ऑन करते हो ना, वो वाला, वो बड़ा सा डिब्बा टाइप, तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, वो होता है डेस्कटॉप। उसके बाद है लैपटॉप, जो हम यूज कर रहे हैं, जिसपे मैं क्लास ले रहा हूँ या जिसके आप क्लास देख रहे हो, आजकल तो हर किसी के पास लैपटॉप है, मतलब आई थिंक दुनिया में शायद सारे कंप्यूटर का अगर काउंट देखा जाए तो उस टाइम पे सिर्फ 10% ही है जो डेस्कटॉप रह गया, बाकी सब लैपटॉप आ गए। और देन आता है हमारे पास पाम टॉप। पाम टॉप ये वाला आप जो आईपैड वगैरह या मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, ये आपका पाम टॉप का पार्ट है। पाम का मतलब ऐसे हथेली, जो हथेली पे आती है। अच्छा, क्या स्मार्ट वॉच क्या कंप्यूटर है या नहीं, बताओ। स्मार्ट वॉच को कंप्यूटर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैलकुलेटर को बोल सकते हैं सर? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कोई भी डिवाइस, छोटी से लेके बड़ी तक, कोई सी भी डिवाइस हो, अगर उस डिवाइस पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उसको हम कंप्यूटर का नाम दे देंगे। उस डिवाइस को हम कंप्यूटर का नाम देंगे। जैसे भी ये अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं कंप्यूटर में, ये डेस्कटॉप हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, फिर पाम टॉप हो गया। यस, कैलकुलेटर इज आल्सो कंप्यूटर, कैलकुलेटर इज आल्सो कंप्यूटर। अब लैपटॉप है वो अलग अलग तरीके के आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर होते हैं, समझ लो ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ये ऐसे काम के लिए यूज किए जाते हैं जो स्पेस वगैरह के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए।
वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। साइंटिस्ट वगैरह जो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान, तो वो जो है इसरो वगैरह है वो इस तरीके के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सारे मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। इन सारे हम कौन से, हम तो ये माइक्रो में ही सीमित होते हैं मोस्टली, हमारे पास माइक्रो होता है ज़्यादातर। जो माइक्रो है ये आपका डेस्कटॉप की टाइप है, हम ये भी मिनी मेन फ्रेम भी यूज नहीं करते। अब दो तरीके के कंप्यूटर है, एक आता है हमारे पास एनालॉग और दूसरा आता है डिजिटल। एनालॉग है जो 0 और 1 के बीच में रहता है, नहीं सॉरी, डिजिटल 0 और 1 के बीच में रहता है। एनालॉग है जिसमें डेटा का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है, समझ लो, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है जिसमें डेटा का मतलब इसमें डेटा का फ्लो ऐसे वाइब्रेशन में हमेशा चलता रहता है। और ये बेसिकली जो फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज आपको पता है, तो जो वेव्स हैं वो लगातार मूव करती रहती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब चीजें जब आप फिजिकल वेरिएबल्स की स्टडी करते हो तो वहां पर हम एनालॉग कंप्यूटर की ईसीजी वगैरह हो गए, और ये कम्युनिकेशन के लिए और ब्रॉड ट्रांसमिशन के लिए, इसको ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है वैसे। मतलब जहां पर आपको कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहिए वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर को लॉर्ड केल्विन के द्वारा सबसे पहले निकाला गया। तो इसमें जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो फिजिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज हो गया, कोई थर्मोमीटर हो गया, कोई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई सी भी टेक्निक हो। तो ये जो थर्मामीटर है उसमें अलग अलग नंबर आ जाते हैं ना डेटा के, देखो आप 99, 90, 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। तो क्या होता है कि लगातार जो वाइब्रेशन है वो चलती रहती है, जो लगातार वाइब्रेशन है वो चलती रहती है, तो इसको आप एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। इसको आप क्या बोल देते हो, एनालॉग कंप्यूटर। तो जिसमें डेटा का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है, उस डेटा कंप्यूटर उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एनालॉग कंप्यूटर। उसको आप एनालॉग कंप्यूटर का नाम दे देते, वी कॉल इट एनालॉग कंप्यूटर, उसको एनालॉग कंप्यूटर का नाम दे। देन उसके बाद आज के टाइम पर जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो डिजिटल है। डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजों पे काम करता है, डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको 0 और 1 मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ आती है, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ आती है जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हो। बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हो, बाइनरी की फॉर्म, बाइनरी की फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर इन विच डेटा फ्लो इन डिस्क्रीट फॉर्म। यहां पर डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, या तो होगा या नहीं होगा। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। तो अगर 0 है तो इसका मतलब है जो डेटा है उसका फ्लो है वो क्या हो गया है, वो रुक गया है, उसका जो फ्लो है वो बंद हो चुका है। और अगर वो 1 है तो इसका मतलब उसका फ्लो चल रहा है, उसका फ्लो चल रहा है। सो ये आपके जो कंप्यूटर है वो हमारे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिस कंप्यूटर पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बाइनरी सिस्टम होता है जहां पर 2 ही डिजिट्स होते हैं, कंप्यूटर को और कोई भाषा समझ नहीं आती है। The digital computer is designed using digital circuits which are of 2 levels of input, 0 और 1। On off की बात करते हैं। These 2 levels are known as logic 0 and logic 1। Logic 0 का मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ है, logic 1 का मतलब क्या हुआ, ऑन है। और ये इतना एक्यूरेट डेटा इस्तेमाल करते हैं जो आजकल की जितनी भी कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम्स है, समझ लो, आज की जो इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की जितनी भी कॉम्प्लेक्स टाइप प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं
उन सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डिजिटल कंप्यूटर्स। अभी मैं बोल रहा था कि कई बार हम इसको कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेते हैं, जहां पर डिजिटल प्लस प्लस एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। जैसे आईसीयू में होता है, आईसीयू में डिजिटल कंप्यूटर भी यूज किया जाता है जो 0 और 1 डिवाइस पे काम करता है, और साथ ही साथ आपका जो पहला आपने पढ़ा एनालॉग टाइप वो भी आपका काम करता है, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने वो देखा होगा मशीन्स होती हैं तो सीटी स्कैन वगैरह, वो हार्ट बीट बताने वाली, टेम्परेचर बताने वाली वो भी होती है। तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज कर लिया जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, तो वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप लाइफ की जो तो वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देते हैं, जो कि आगे भी आएगा। अब देखो, जैसे कंप्यूटर है वो कई सीआईआई का कुछ जो कोड है, ये आपका कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, लाइक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब समझ लो ना, नंबर असाइन करने के लिए, जैसे वो आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था ग्रेड है ना, कि CBCS में अंदर जो ग्रेड्स होते हैं उसको साथ में नंबर भी असाइन किया जाता है कि 9 है तो A+ हो गया। तो क्या होते हैं, कोड है जो क्या किया जाता है, नंबर्स हैं वो इसके अंदर असाइन किए जाते हैं, उन नंबर्स को यहाँ पर यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर है वो बेसिकली दो अलग अलग तरीके से बना दिए जाते हैं, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा हुआ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एक हुआ जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा हुआ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा होता है, जनरल पर्पस वो कंप्यूटर है, ज्यादातर 90% कंप्यूटर वो जनरल पर्पस है, जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। आप एक नॉर्मल जो कंप्यूटर वो जनरल पर्पस कंप्यूटर, वही उसके अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो जो हम हर करते हैं, मतलब हमें घरों में जिसकी जरूरत पड़ती है वो हम का बस कंप्यूटर, दैट इज बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिर आ जाता है स्पेशल पर्पस। अब ये जो स्पेशल होते हैं ये एक तरीके से कस्टमाइज हो जाते हैं, जैसे गेमर अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज करवा देते हैं। क्या कर देते हैं, गेमर अपने कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, कस्टमाइज करवा देते हैं। बैंकों में जो कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं, जो बैंक्स में लगे हुए होते हैं, वो भी जो बैंक्स में कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए होते हैं वो भी आप लोगों के कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किसका पार्ट बनते हैं। बैंक्स में जो कंप्यूटर बने होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। तो ये सब किसका पार्ट हो जाते हैं, ये सब बनते हैं हमारे बेसिक जो पर्पस, जिससे हमें ये पता चल जाता है रेलवे स्टेशन पे, जैसे रेलवे बुकिंग के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं, रेलवे बुकिंग के लिए है ना। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की
क्या होती है, बात होती है। कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की बात है वो हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो अगर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ आया? अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, याद रखना, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई कंप्यूटर है, तो वो आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। क्या होगा? वो आप लोगों का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। कौन सा? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और अगर वो जनरल काम के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, या फिर आपका एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए, गेमिंग के लिए, गेमिंग नहीं, इंटरनेट चलाने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो वो आपका किसका पार्ट बन जाएगा? वो हमारा जनरल पर्पस। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है कंप्यूटर की टाइप। नॉर्मल ऑब्जेक्टिव करने के लिए कंप्यूटर का तो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज जाता है, तो उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है। दैट इज नॉर्मल टाइप, मतलब डिजिटल के आगे और भी टाइप है। कंप्यूटर ये इसको अगर हम किसी ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये नॉर्मल टाइप्स है, मतलब डिजिटल के अंदर आ जाएंगे। इसके आगे और भी टाइप्स है, और भी टाइप्स। ये इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी चेंज होता है ना टाइम टू टाइम। अरे एएससीआई की सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है कि नंबर असाइन कर दिया, डिजिट्स हैं वो दे दिए जाते हैं। ये एएसआई अलग से है, ये तो सिर्फ एक फुल फॉर्म है, आपको इसकी पेपर में पूछी जाती है। इस टाइम पे आई थिंक फुगाकू ही है शायद सुपर फास्ट, लेकिन मे भी हो सकता है चेंज हो गया हो, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट होता है ना बेटा। ये सब चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। हाँ, फ्रंटियर है या फिर फुगाकू, दोनों में से कोई एक होगा, चेक करना पड़ेगा। कल 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, क्योंकि आज बेसिक है तो थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। कल हम 2 घंटे की क्लास लेंगे। कल की जो क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी, आज 1 घंटे की। हाँ, मतलब आज नॉर्मली हमेशा मेरा यही होता है, जिस दिन कोई भी कोर्स शुरू होता है तो उस दिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। उसमें दिन बस 1 आध घंटा 45 मिनट इतना ही पढ़ाता हूँ, ताकि बेसिक सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाए यूनिट से रिलेटेड कि यूनिट क्या है, कैसे होने वाला है। आज कॉमर्स की 2 क्लासेस है, एक 2 बजे है। मार्केटिंग का जो पेंडिंग पोर्शन है आज और कल तो मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2 क्लासेस बिजनेस मैनेजमेंट की, और फिर
Okay, hello everyone, welcome to One Academy. My name is Talveer Satya. बैंक रेट क्या है, मैं सेपरेट क्या है, उस पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ता है, अदरवाइज बाकी जो है वो इतना कुछ खास नहीं है। बाकी तो इस यूनिट हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की कक्षा में। सो फटाफट से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे प्यारे प्यारे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी आ जाइए बेटा फटाफट से, फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। मैं एकदम बढ़िया सर, अब यही बुक बोले थे क्या? यस, अमेज़न से लोगे तो ये बहुत महंगी किताब नहीं है, ये सस्ती सी कलर है, सस्ती सी किताब। Okay, hello everyone, welcome to One Academy.
Okay, hello everyone, welcome to Unacademy. My name is तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। 1 मिनट के अंदर अंदर अपने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। जल्दी से आ जाइए बेटा सारे के सारे बच्चे। बहुत टाइम वाली है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं अभी थोड़ी ऊपर नीचे हैं, लेट्स सी सब सही हो जाए जल्दी जल्दी। और बताइए सब बढ़िया? चलिए 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है सबका, और फिर शुरू करते हैं। जी मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर यू? आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है? मतलब फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट्स होती हैं जो आप लोगों को पैसे में, फाइनेंस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? वो मार्केट जो आप लोगों को फाइनेंस में हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ पर डीलिंग कर सकते हो शेयर्स वगैरह में, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डील कर सकते हो। ठीक है जी, आप इनमें क्या कर सकते हो, यू कैन डील इन दैट। ठीक है, इन सब के अंदर क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। और बेसिकली नॉर्मली ये जो मार्केट्स होती हैं वो हमारी दो हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं। एक हो जाती है शॉर्ट टर्म मार्केट, है ना, मनी मार्केट बोल देते हैं जिसको, और एक आपकी होती है लॉन्ग टर्म मार्केट जिसको आप कैपिटल मार्केट का नाम देते हैं। दूसरी कौन सी हो जाती है? लॉन्ग टर्म मार्केट जिसको आप कैपिटल मार्केट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, यू कॉल इट कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये बेसिक सा है, अभी इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? The price of product are fixed by the market forces of demand and supply within the market itself. ये जो मार्केट है उसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो फिक्स किए जाते हैं। कैसे? जब हम डिमांड और सप्लाई को मैच कर देते हैं। इसी वजह से कभी कभी प्राइस ज़्यादा होते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो जो प्राइसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली जो मार्केट फोर्सेज होती हैं उसके अंदर दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। कौन कौन सी? डिमांड और सप्लाई। क्या करते हैं? दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड में से जो असर हो रहा है वही सारा डिमांड और सप्लाई से जो असर है। तो ये किसका रीज़न है? ये मार्केट फोर्सेस का रीज़न, मार्केट फोर्सेस का रीज़न। फाइनेंशियल मार्केट इज इंटरफेस बिटवीन द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो सीपी हो सकता है, सीडी हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी पैसे के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द फाइनेंशियल मार्केट प्रमोट्स द सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो क्या किस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके पैसे की ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है, किसी को शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर देता है, तो डिपेंड करता है। सो टेक्निकली देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट आपको किस किस चीज़ में फैसिलिटेट करता है? रेजिंग द कैपिटल। पहला तो ये कि जहाँ पर आप पैसा उठाते हो शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज जिसको शेयर मार्केट बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट बोल देते हो, जहाँ पर जो आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस वगैरह हैं वो क्या करते हैं, डील करते हैं। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सब इसका पार्ट बनते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड। और देन आता है इंटरनेशनल ट्रेड इन द करेंसी मार्केट, जो कि किसमें डील करता है? फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, डॉलर वगैरह में। तो ये सब इसका पार्ट बनता है। ये बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है जो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देन फाइनेंशियल मार्केट कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिफाइंड इन द मार्केट व्हिच फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, या तो क्रिएट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, एज अगेंस्ट द रियल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो पैसे से नहीं होती है,
समझ रहे हो, नो डाउट आपका पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो पैसे की नहीं होती है, वो फाइनेंशियल एसेट की होती है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है क्लेम की होती है, या सो क्लेम की होती है, उसमें पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो एक असेट होता है और उस असेट पे आपका एक राइट हो जाता है, आपका एक क्लेम हो जाता है। जैसे कॉल और पुट ऑप्शन की बात करते हैं, राइट टू सेल कॉल ऑप्शन है, राइट टू बाय है वो पुट ऑप्शन है, तो वो सारी चीजें हैं, वो पैसे डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं होती, नो डाउट इनडायरेक्टली उसमें, इनडायरेक्टली तो उसमें पैसे का इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्टली दैट इज मनी इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे कि हमें ये लगे कि इसमें पैसे की ट्रांजेक्शन हो रही है। सो फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है रिप्रेजेंट, कि ये बताता है अ क्लेम टू द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी सम टाइम्स इन द फ्यूचर और पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड, अब इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फर्क है? इंटरेस्ट का मतलब होता है जो कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को लोन दिया, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, ठीक है, डिवेंचर लिया आपने कंपनी, तो कंपनी को आपने डेट दिया, तो आप कंपनी के क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, आपने लोन दिया, तो उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको रिटर्न करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस अमाउंट पे आप लोगों को वो मंथली इंटरेस्ट भी देगा, मंथली ईयरली क्वार्टरली जैसे भी होगा। और दूसरा डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड मतलब जब आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, जो भी आपने कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, जब आपने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो परचेज कर रखे हैं, और उन शेयर्स में वो जो शेयर्स आप लोगों ने परचेज कर रखे हैं, वो शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं, कई बार कंपनी को क्या हो जाता है, काफी ज्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक्सेस में प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है, कंपनी को एक्सेस में प्रॉफिट हो जाता है, तो उस एक्सेस के प्रॉफिट की वजह से, उस एक्सेस के प्रॉफिट की वजह से, उस एक्सेस के प्रॉफिट की वजह से कंपनी वो पैसा एज अ क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचता है, जो प्रॉफिट का हिस्सा आपने बांट दिया वो डिविडेंड है, और जो पैसा आपने रिटेन कर लिया वो क्या बन जाता है, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग। दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। ओके, यस। अब जैसे हमारे पास मार्केट की टाइप्स है, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट है, 1 साल की मैच्योरिटी की जो सिक्योरिटीज आप परचेज करते हो, कैपिटल मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट जो फॉर्म में डील करते हो, क्रेडिट मार्केट है जो लोन मार्केट होती है, ठीक है। पहले इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर इसके रेफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मनी मार्केट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? द मनी मार्केट इज अ होलसेल दैट मार्केट फॉर लो रिस्क हाई लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। जितनी लिक्विडिटी, जितनी मैच्योरिटी पीरियड कम होता है उतनी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि आप कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर। फंड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम सिंगल डे अप टू 1 ईयर। एक दिन के लिए ओवरनाइट भी हो सकती है, 7 दिन के लिए भी हो सकती है, 14 दिन, ऐसे अलग अलग जो इसके टाइम फ्रेम है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 365 डेज ही हो सकता है, ठीक है। 365 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकते, कैन बी ओनली अप टू 365 डेज। 365 दिन तक ही ये आपको देखने को मिलता है, यू विल फाइंड इट फॉर 365 डेज। दिस मार्केट इज डोमिनेटेड मोस्टली बाय गवर्नमेंट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जैसे सिक्योरिटीज में डील करती है, गिल्डेड सिक्योरिटीज वगैरह, बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा करते हैं। अब आता है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। द कैपिटल मार्केट इज डिजाइन टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये किसके लिए डील करती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डील करेगी, और इसका पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, बीएसई में या एनएसई में जो आप परचेज करते हो, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मैं उससे बता रहा था आपको कि कौन से शेयर का प्राइस 1 लाख से ज्यादा हो चुका है, शेयर आपका एमआरएफ, ठीक है, तो वो आ जाता है। फॉरेक्स मार्केट होता है जहां पर आप करेंसी को एक्सचेंज करते हो, जो आप लोगों के रेट चल रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन रेट, इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं, कौन से, इंटरेस्ट रेट की जहां पर बात की जाती है, बट वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट। द फॉरेक्स मार्केट डील्स विद द मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर मेट बाय द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। जो करेंसीज के एक्सचेंज के साथ मैच किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेट दैट इज एप्लीकेबल, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक प्लेस इन द मार्केट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड मार्केट अक्रॉस द ग्लोब। अब ये सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड क्यों है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, कि यहाँ पर आप अपने पैसे को डॉलर, पॉन्ड स्टर्लिंग, येन, युआन सब में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। देन आता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज टू कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पर लोन दिया जाता है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद लोन, समझ रहे ना। डेवलपमेंटल लोन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का लोन हो सकता है, जिस भी पर्पस के लिए उस पैसे की, उस मनी की आपको क्या होती है, नीड होती है।
मनी की नीड होती है। हाँ, फॉरेक्स में मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होती है बेटा वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉरेक्स के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, फॉरेक्स की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एक ठीक है, ये तो बेसिक मीनिंग है, वो आप लोगों के चारों के क्लियर हो गए। ठीक है, एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज जो कि मतलब जिनके पास कुछ कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं, देयर आर सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करती हैं। देयर आर ओनली ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज, कुछ ही टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए मिलती है। मतलब बैंक से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, क्योंकि देखो अगर सारी एक्टिविटी वो परफॉर्म करने लगी तो वो बैंक के एक्टिविटीज का ही पार्ट है। पता, चलो ये भी क्लियर अभी कर लेते हैं, इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों से वो एक्सेप्ट नहीं करते, लोन भी नहीं देते हैं इस वजह से। अगर आप ना आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोगों को वहां पर एनबीएफसी से रिलेटेड एक पूरा जैसे होता है ना सर्कुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, यू विल फाइंड अ कंप्लीट सर्कुलर जिसके अंदर वो ये बोलते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी का मीनिंग क्या है? A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956। ठीक है, ये 1956 वाले एक्ट के तहत भी हो सकती है, और दूसरा जो आपका है कौन सा 2013 उसके अंदर, मतलब जो भी रिस्पेक्ट उस टाइम पे कंपनीज एक्ट होगा उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? लोन एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी or other marketable securities of like nature, leasing, hire, purchase, insurance, business, chit fund, but does not include any institution whose principal business is of agriculture activity। देखो ये सब चीजों में डील करती है, लेकिन ना तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का पार्ट हो सकती है, ना ही इंडस्ट्रीज रिलेटेड एक्टिविटीज का। परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब सिर्फ शेयर मार्केट में डील कर, सिक्योरिटीज में डील कर सकती है। और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो ना, ऊपर वाली चीजें कर सकती है लेकिन नीचे वाली चीजें हैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, इसको नीचे भी एक्सप्लेन किया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अ कंपनी हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लंप सम और इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एनुअल इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, तो ज्यादातर ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए काम करती है या बाकी सब पर्पस के लिए क्या करती है, काम। ठीक है जी, तो ये अगर इसको थोड़ा सा आप एनबीएफसी को बैंक के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती आम पब्लिक, लिखा हुआ दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पहला डिफरेंस, क्योंकि बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक डाउन ऑन इटसेल्फ। ना तो ये किसी भी सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट बन सकती है। सेटलमेंट सिस्टम समझ रहे हो ना, ये जितना भी आपका आरटीजीएस हुआ, नेफ्ट हुआ, आईएमपीएस हुआ, यूपीआई हुआ, इसका पार्ट नहीं बनेंगे और ना ही ये कोई चेक इशू कर सकते हैं। दे कैन नॉट इशू द चेक। देन लास्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डीआईसीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द एनबीएफसी लाइक केस ऑफ है। अब जो ये वाले है ना, ये हमारी डीआईसीजी, ठीक है, ये भी हम इंश्योरेंस में पढ़ेंगे। तो ये एक डिपॉजिट है इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी का, जो बैंक्स के लिए तो अवेलेबल है। ठीक है, किसके लिए अवेलेबल है? चाहे ये इंश्योरेंस सेक्टर है, लेकिन ये बैंक्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन एनबीएफसी के लिए अवेलेबल नहीं। एनबीएफसी को ये अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? एनबीएफसी को ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बेसिक सा एक चार्ट है, वैसे ये इसी के अंदर है, यही है ना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। तो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म को यहाँ पर क्या हुआ है एक्सप्लेन करके लिखा। अब अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स को बेसिक 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जिससे आपको पेपर में सवाल ज्यादा पूछा जाता है, तो उसमें एक आता है हमारे पास कैपिटल मार्केट और एक आता है हमारे पास मनी मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट है वो भी आगे आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। किस किस में सर? एक आती है प्राइमरी मार्केट और एक आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट और
ये वाली होती है जिसको आप आईपीओ भी बोल देते हो, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी अनलिस्टेड होती है और वो पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर इशू करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम आईपीओ बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम आईपीओ बोल देते हैं। वी कॉल इट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोल देते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोल देते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब फर्दर, उसके बाद आपने क्या कर दिया है, उसको और ऑफर कर दिया, फर्दर ऑफर कर दिया आपने पब्लिक। मतलब ऑलरेडी आप लिस्टेड है। यहाँ पर इस प्राइमरी के केस में कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब वो भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हुई है, वो अनलिस्टेड कंपनी है। और ये वाली कौन सी कंपनी है, दिस इज लिस्टेड। और ये दोनों लॉन्ग टर्म में डील करता है। मनी मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन में डील करता है। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन में डील करता है। कैपिटल इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या बोल देते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोल देते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब फर्दर, उसके बाद आपने क्या कर दिया है, उसको और ऑफर कर दिया, फर्दर ऑफर कर दिया आपने पब्लिक। मतलब ऑलरेडी आप लिस्टेड है। यहाँ पर इस प्राइमरी के केस में कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब वो भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हुई है, वो अनलिस्टेड कंपनी है। और ये वाली कौन सी कंपनी है, दिस इज लिस्टेड। और ये दोनों लॉन्ग टर्म में डील करता है। और मनी मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन में डील करता है। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन में डील करता है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को समझते हैं। कैपिटल, देखो कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकती। कैपिटल की मतलब एक ऐसा वर्ड जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल, देखो कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकती। कैपिटल की मतलब एक ऐसा वर्ड जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाएगा। कैपिटल के ऑपोजिट कौन सा वर्ड होगा, तो मैं कैपिटल को अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं कौन सा वर्ड है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करता हूं। नहीं, मनी मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, कैपिटल वर्ड की बात कर रहा हूं। आप शायद क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। यस, रिचू ने सही बताया, दैट इज रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हो ना। मैं वर्ड बोल रहा था, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा था। आई जस्ट आस्क यू द वर्ड, ये वो वर्ड कौन सा हम यूज करते हैं, तो कौन से वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। उस वर्ड के बारे में क्या हो रही थी यहाँ पर बात हो रही थी। सो इट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज वेयर कंपनीज एंड गवर्नमेंट कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, ये सिक्योरिटीज की मार्केट है जहाँ पर कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से पैसा उठा सकती है। इट इज अ मार्केट फॉर विच मनी इज लेंट फॉर पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। बस 365 डेज से ज्यादा के लिए इसमें क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। मोर देन 365 डेज, कितना, 365 दिनों से ज्यादा के लिए। द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है यहाँ पर, जैसे इक्विटी जो आपके नॉर्मल शेयर हो गए, क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब समझ रहे हो ना, प्राइमरी के छोड़ के, जो प्राइमरी नहीं, मॉनेटरी वाले या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के जो भी इंस्ट्रूमेंट बाकी रह जाएंगे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के जो भी इंस्ट्रूमेंट रह जाएंगे, वो शेयर हो, वो डिवेंचर हो, हाइब्रिड, दो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, कई बार कॉम्बिनेशन फॉर्मल इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन बना दिया या फिर इंश्योरेंस और क्रेडिट का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो हाइब्रिड वर्ड यहाँ पे भी आए तो इसका मतलब होता है जब आप दो अलग अलग सिक्योरिटीज को क्या करके मिक्स करके एक सिक्योरिटी बना दी। तो कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये भी आगे अपना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट न्यूली इशूड बॉन्ड्स एंड सिक्योर्ड स्टॉक्स और एक्सचेंज। ठीक है, तो ये पहली हमारी प्राइमरी मार्केट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म की जो ट्रांजेक्शन है, इशूज क्या नहीं, शॉर्ट नहीं, फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहे हैं, जो आप स्टॉक्स बोल सकते हो, शेयर्स बोल सकते हो, जो अनलिस्टेड है अभी कंपनी। और दूसरा, इन सेकेंडरी मार्केट बाइंग एंड सेलिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। जो कंपनी एक बार प्राइमरी मार्केट में डील कर गई, तो जब वो नेक्स्ट टाइम पे शेयर इशू करेगी तो वो कौन सी मार्केट में करेगी, वो सेकेंडरी मार्केट में करेगी। भाई कहाँ पर करेगी, सेकेंडरी मार्केट में करेगी। कहाँ पे करेगी बेटा, वो नेक्स्ट टाइम पे सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को इशू करेगी। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में डील। अब आता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, वो मार्केट जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है।
The primary capital market is also called NIM, that is new issue market. NIM बोल देते हैं इसको. The securities which are introduced in the market are sold for first time for the general public in the market. First time पहली बार आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो, किसको, आम पब्लिक को. The market is also known as long term debt market as funds raised for the long term capital. ठीक है, वो आप लोगों को पता है. The act of selling new share follows a particular process. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं तो उसमें वो कंपनी अकाउंट में आप पढ़ते हो ना कि भाई इतना एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए, है ना, कि जितना है 90% की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि 95% की कंडीशन. इसी वजह से यहाँ पर इनको अंडरराइटर की जरूरत पड़ती है. कई बार सारा सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा नहीं होता है. तो अगर सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा नहीं होता है, अगर सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा नहीं होता तो कंपनी के पास दो सिचुएशन होती है. पहली सिचुएशन क्या होता है, अंडरराइटर की हेल्प लेके उतना सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा करें. पहली कंडीशन क्या होती है, अंडरराइटर की हेल्प लेके सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा करें 90% का. और दूसरा, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें और सबका पैसा वापस करें. दोनों ही कंडीशंस में कोई एक है उसको लेके अंडर ओवर दोनों कर सकते हैं. देखो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो फिर कौन किसका रोल आएगा, तो अंडरराइटर का रोल आ जाएगा. अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, अगर वहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो किसका रोल आ जाएगा, तो अंडरराइटर का रोल आ जाएगा. लेकिन अगर अंडरराइटर का रोल नहीं है और ये समझ लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या करेंगे, देन प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है. प्रोरेटा अलॉटमेंट. The process requires the involvement of syndicated of securities dealer. The dealer who are running the process get certain amount of commission. ठीक है, तो इनको लोगों की जरूरत पड़ती है इंटरमीडिएरीज की, क्योंकि कंपनी को भी जानते नहीं है, कोई मार्केट में अभी कंपनी की पहचान नहीं है, तो इस वजह से कंपनी को यहाँ पर बहुत सारी हेल्प की जरूरत पड़ती है. क्या होता है, कंपनी को बहुत सारी हेल्प की जरूरत पड़ती है. वो हेल्प है वो इन्हीं से लेती है. डीलर कमीशन ऑल्सो. तो इस वजह से जो स्टार्टिंग में शेयर इशू किए जाते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी पहली बार मार्केट में आ रही है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज रखना पड़ता है अपने आप को मार्केट में एक लॉन्ग रन में चलेंगे. अगेन इफ द इशू ऑफ प्राइमरी द इन्वेस्टर गेट द इशू डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एंड ऑटोमेटिकली इनिशिएट द प्रोसेस. लेकिन लोग हैं वो डायरेक्टली कंपनी के पास ही जाते हैं क्या करने के लिए, शेयर्स को इशू करने. ओके, द प्राइमरी मार्केट इशू वेयर ऑफर्ड इज द प्राइमरी फॉर द एसेंशियल फंड्स फॉर द कंपनी. ठीक है, कंपनी क्योंकि देखो अभी दो तरीके से चीजें काम करती हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट के दम पे काम करती हैं, है ना. फंडिंग आप लोगों ने देखा होगा, हर रोज न्यूज में सुनते हो कि फलानी कंपनी ने इतनी फंडिंग उठाई है, फलानी कंपनी ने इतनी फंडिंग उठाई है. तो वो क्या होते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं. ठीक है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 100 मिलियन 200 मिलियन, जैसे वो शार्क टैंक में देखा होगा आप लोगों ने. वो क्या होते हैं, वो इनिशियल जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो देते हैं, ये सोच के कि आने वाले 2 4 5 साल में हमें क्या होगा, हमें जो रिटर्न है वो मिलेगी, है ना. तो वो, लेकिन अगर कंपनी उस जोन से बाहर आना चाहती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर उनको अपने शेयर इशू करने पड़ेंगे. मतलब जो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर रही है उसी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है. जब एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है तो फिर वो फंडिंग के इस चक्कर से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, फंडिंग के इस चक्कर से मुक्त हो जाती है. ये समझते हैं. These primary issues are used by the companies for the purpose of setting new business or to expand the existing business. पैसा किसके लिए चाहिए वो आपको पता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, नए वेंचर में एंट्री करने के लिए. At the same time, the fund collected through primary market also used for modernization of business. ठीक है, वो आपको पता ही, ऑब्जेक्टिव सबको पता ही है क्या होता है. जब भी कोई कंपनी क्या करती है, मनी उठाती है या पैसा उठाती है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम किस तरीके से ये सब चीजों को सेटल कर सकते हैं. At the same time, primary capital market is also involved the process of creating capital for the respective economy. ठीक है, और वो मैंने आपको सबसे पहले जब बता दिया था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर चीजें चल रही हैं, वो अल्टीमेटली किसकी ग्रोथ के लिए काम करती है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ही काम करती है. इसके लिए काम करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से हम इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हैं, हम इकोनॉमी में कुछ अच्छा कर सकते हैं. अब ये देखो, ये क्या क्या तरीके हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट. पहला तो है कि आप पब्लिक के पास ही जा सकते हो, जिसको आप आईपीओ बोलते हैं. मतलब आप एक पब्लिक को अनाउंस कर देते हो कि सुनो सुनो सुनो, हमारी ये कंपनी है, हमारे ये शेयर है, इतने रुपए का शेयर है, जिसको खरीदना खरीदो. दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. मतलब जब आपकी डीलिंग किसके साथ हो रही है, पब्लिक के साथ हो रही है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सीधा लोगों पब्लिक के साथ क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो. एंड आईपीओ इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक बाय द प्राइवेट कंपनी टू द पब्लिक. IPO are often issued by smaller, younger companies seeking the capital to expand, but can also done by the large privately owned company looking for become public traded. क्या होता है, कई बार तो जो छोटी-छोटी कंपनी वो इशू करती हैं, कई बार कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हैं, मतलब अनलिस्टेड से लिस्टेड बनने के लिए क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को इशू करते हैं. इन एन IPO द इशूअर ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ अंडरराइटिंग फर्म. अब ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था. अंडरराइटर का रोल वहां पर आता है जहां पर आप अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में रहते हैं. अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में रहते हो
which help it determine what type of securities to issue, the best offering price and time to bring it into the market. तो वो जो अंडरराइटर होते हैं वो इनको सब हेल्प करते हैं, वो इनको बताते हैं कि अच्छा ये वाला शेयर इशू करो, ये प्राइस होना चाहिए, इस टाइम पे इशू करो, ताकि उनका जो टारगेट है एप्लीकेशन मनी का वो क्या हो जाए, सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो जाए। अब दूसरा था प्रेफरेंशियल। अब इसके अंदर आप हर किसी के पास नहीं जाते, आप उन चुनिंदा लोगों के पास जाते हो। जैसे आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है ना, और आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह सिर्फ आप कुछ लोगों के पास ही जाते हो। अब प्रेफरेंशियल इशू can be defined as an issue of stock availability only to designated buyers। सिर्फ जिसको आपकी इच्छा है या जिनको आप लगता है कि ये मैंने खरीद लेंगे, चाचे ताए हुआ मासी, इन लोगों के पास जाओगे। These buyers are selected set of people, whether promoters, their relatives or institutional investors। आप किसी के पास भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। One could call it wholesale equity market since the retail investor or shareholder are not invested in the fund। तो ये wholesale equity market हो जाती है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि रिटेल में तो सब आ जाते हैं। ये एक होलसेल इक्विटी मार्केट का कंसेप्ट होता है। इसका होलसेल इक्विटी मार्केट, होलसेल इक्विटी मार्केट, ठीक है। ये होलसेल इक्विटी मार्केट का कंसेप्ट है, वो बन जाता है। कई बार कंपनीज राइट इशू भी कर देती हैं। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जो अधिकार होता है। अधिकार समझते हो ना, जो ऑलरेडी आप लोगों के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर आप दूसरी बार कुछ शेयर इशू करना चाहते हो, तो जो ऑलरेडी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको आप उनको आप ऑफर देते हो कि ये हमारा राइट इशू है। तो राइट इशू है वो डिस्काउंट पे किया हमेशा, मतलब राइट है वो हमेशा डिस्काउंट पे होता है, पहली बात तो। और दूसरा, डिस्काउंट पे होने के साथ साथ ये टोटली ऑप्शन होती है। डिस्काउंट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और टोटली ऑप्शनल होता है। मतलब अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और राइट इशू कंपनी इशू कर रही है, मतलब राइट इशू है वो निकाल रही है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इतने कम रेट पे उसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन परचेज। लेकिन कंपनी मुझे फोर्स नहीं कर सकती। अगर मैं नहीं खरीदना चाहता है तो मैं उसको खरीदूंगा भी नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट ही करूँगा। हाँ, लेकिन बोनस मिलता है तो उसको हम आँख बंद करके एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू सर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो फ्री में मिलने वाले शेयर्स को कौन ही रिजेक्ट करेगा, ठीक है। फ्री में मिलने वाले शेयर्स को कौन ही रिजेक्ट करेगा, इस वजह से। सो राइट इशू इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ शेयर ऑफरिंग एंड शेयर रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी का। विद द राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द प्रिविलेज, ठीक है, उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये मौका है, टू बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ न्यू शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एट स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। लेकिन ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे है ना, वो पता समझ रहे हो ना, वो एक कंडीशन है। उस कंडीशन को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करोगे तभी आप उसको खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खरीद नहीं सकते। राइट इशू इज द कॉन्ट्रास्ट टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफर वेयर शेयर्स आर इशूड टू जनरल पब्लिक एंड थ्रू मार्केट एक्सचेंज। तो ये राइट इशू है वो आईपीओ के अगेंस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइट इशू में आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को आप क्या करते हो, शेयर है वो देते हो। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी आपको बता दूं ताकि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए, डिफरेंस पढ़ो तो आगे आपको, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट में भी पढ़ना ही है। ये देखो, राइट शेयर और बोनस शेयर। राइट शेयर का मतलब क्या है, जो अधिकार है। बोनस का मतलब जो फ्री में मिल रहे हैं। सो राइट शेयर्स आर द वन अवेलेबल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इक्वल टू देयर होल्डिंग that can be bought at a fixed price for a definite period of time। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। बट बोनस शेयर रेफर्स टू द शेयर इशूड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या होते हैं, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लिखा हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी के पास कई बार ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है तो कंपनी बोनस शेयर की फॉर्म में उनको क्या कर देती है, इशू कर देती है। प्राइस इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस और इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये डिस्काउंट पे होता है और ये फ्री होता है। जैसे बोनस है तो फ्री में ही देंगे। तो ऑब्जेक्टिव टू रेज फ्रेश कैपिटल फॉर फर्म। आप अपनी कैपिटल फर्म के लिए, अपनी फर्म के लिए फ्रेश कैपिटल इशू करना चाहते हो, टू ब्रिंग द मार्केट प्राइस पर शेयर विद मोर पॉपुलर रेंज। अब इसमें बोनस देके आप अपने शेयर की वैल्यू को, गुडविल को क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो। इस वजह से शेयर होल्डर में फुली और पार्शली रिनाउंस द राइट्स। नो सच रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि गिव अप कर देना, कैंसिल कर देना। तो राइट शेयर है वो तो कंपनी के लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, क्योंकि राइट में भी पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, डिस्काउंट ही दे रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं दे रहे, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन बोनस शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बोनस में ऐसी कुछ रिनंसिएशन नहीं होती है। तो
राइट है वो इधर फुली हो सकता है पेड, लेकिन जो बोनस है क्योंकि फ्री होता है, याद रखिए, तो फ्री है तो हमेशा फुली पेड अप होना चाहिए। फुली पेड अप 100 रुपीज, फुली पेड अप, क्या बोलते हैं, फुली पेड अप, फुली पेड अप होना जरूरी है। अनाउंस का मतलब होता है बेटा छोड़ देना, मतलब ऑफिशियली आप नोटिस दे देते हो कि छोड़ देना है। जैसे कि कोई कंपनी में जैसे रेजिग्नेशन होता है ना, वो भी एक तरीके से अनाउंस ही होता है। क्या होता है कि कंपनी को बोलते हैं कि बस हमने हाथ जोड़ दिए, अब हमसे काम नहीं होता, तो आप हमें मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो वो भी आपका इसी का पार्ट होता है। अनाउंस करना उसी को बोलते हैं, ये बात कर देना, छोड़ देना, जैसे आप नॉर्मली आप देखते हो। तो ये मैंडेटरी है, इसी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ये नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बोनस में कोई सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन राइट के केस में मैंडेटरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। देन आता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है। इसके अंदर क्या हो चुका है, कंपनी वो एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा, कंपनी एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट डील्स विद दो सिक्योरिटीज दैट आर ऑलरेडी इशूड इन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कर चुके हैं उसको इशू। टिपिकली द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स आर वेयर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। जो पहले की जो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, वही जो परचेज और सेल है वो की जाती है। इन द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर जनरली सोल्ड बाय एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर तक चली जाती है। और क्या होता है, ये हाईली लिक्विड इन नेचर होती है। ठीक है, जो आप जो नॉर्मल शेयर मार्केट में डील करते हैं। हाई ट्रांसपेरेंसी फॉर मार्केट डीलिंग इज रिक्वायर्ड। अब ये किसके अंदर आती है, सेबी के अंदर। मतलब शेयर जो मार्केट्स है तो किसके अंदर आती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब आप 11वीं में या बीकॉम में सेबी के बारे में पढ़ते थे, तो सेबी के बारे में ना एक बात आपको हमेशा बोली जाती थी, एक बात आपको हमेशा बताई जाती थी, क्या कि भाई सेबी क्या बोलता है, सेबी बोलता है कि हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये बोलते हैं वॉच डॉग की तरह काम करता है, वॉच डॉग की तरह काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, वॉच डॉग की तरह काम करेगा। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी the trading concept in secondary market has changed substantially. In earlier times the investor need to meet at fixed time and order. पहले क्या होता था, ऑफलाइन होने की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप तो अपने फोन से कर सकते हो सब। जो भी सिक्योरिटीज खरीदनी है या सुन, जितनी भी आपको डीलिंग करनी है आप अपने फोन से कर सकते हो, या सुन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो सब चीजें कहाँ से डील कर सकते हो, आप अपने फोन से कर सकते हो, फोन से कर सकते हो। वैसे सेबी 1988 में था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनाया गया। वैसे 88 में 1992 में 4 साल के बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था। क्या बना दिया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट प्ले या मार्केट प्लेस फॉर द बॉन्ड्स, ये हो गया, वही ट्रेजरी बेस्ड मार्केट हो सकते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई हुई। ठीक है, इसमें इसको अगर आप, हाँ वो भी एक बड़ा रीजन था जो स्कैम हुआ था ना, वो भी इसका एक बड़ा रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कि ऐसी चीजें भी हो जाएंगी। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात करते हो, तो प्राइमरी मार्केट क्या है, द मार्केट प्लेस फॉर न्यू शेयर। हाँ जी, हर्षद मेहता स्कैम 1992 वाला। द मार्केट प्लेस फॉर न्यू शेयर इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। दूसरा, द प्लेस आवर फॉर्मली वेयर फॉर्मली इशू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो जो ऑलरेडी इशू की जा चुकी है उनको दोबारा इशू कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। इसको एनआईएम बोल देते हो, ये आफ्टर द मार्केट है, ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली कंपनी कस्टमर तक पहुंचती है या अपने इन्वेस्टर तक पहुंचती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो सब चीजें इनडायरेक्ट तरीके से चलती है। Financing. It supplies funds to building enterprise and also existing companies for expansion and diversification. तो न्यू कैपिटल मार्केट है, सॉरी न्यू प्राइमरी मार्केट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। ये तो देखो जब सेकेंडरी में आ गए तो वो एक सिर्फ कंपनी चलाए रखने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, होता या नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो पैसा आपको प्राइमरी मार्केट से मिल रहा है। उसके बाद तो आपको कंपनी को सिर्फ चलाए रखना है। क्या करना है, आपको कंपनी को चलाए रखना है, आपको कंपनी की वर्किंग को मेंटेन रखना है। दैट इज सेकेंडरी मार्केट। हाउ मेनी सिक्योरिटीज, हाउ मेनी टाइम्स द सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड। इधर तो सिर्फ एक बार खरीद बेच दिया। देखो ऐसा, आप एक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, आप क्या हो, आप एक अनलिस्टेड कंपनी, आपने फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू कर दिया, आपने आईपीओ निकाल दिया। आईपीओ निकालने के बाद अनलिस्टेड कंपनी क्या बन जाती है, लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो जो लिस्टेड कंपनी है वो जितनी बार मर्जी शेयर इशू करे तो वो इधर मल्टीपल टाइम आएगा, तो किधर आ जाती है, वो मल्टीपल टाइम है, शेयर्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इसमें मल्टीपल टाइम देखा है, जितनी उनकी इच्छा है उतना कर सकते हैं, जितनी उनकी इच्छा है उतना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइमरी मार्केट में तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग होता है तो बाइंग एंड सेलिंग का वो कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, लेकिन इधर इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। अमाउंट है वो किसके पास आता है, कंपनी के पास, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास, यहाँ पर अंडरराइटर हो गया और यहाँ पर ब्रोकर। ब्रोकर किसके लिए काम करते हैं, नॉर्मली कमीशन के लिए काम करते हैं,
और जो अंडरराइटर होते हैं वो कमीशन और वो फीस के लिए भी काम करते हैं। प्राइस का फिक्स प्राइस होता है, फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी मार्केट होता है स्टॉक एक्सचेंज है ना। देखो प्राइमरी मार्केट में आप अपने प्राइस डिसाइड करते हैं, उस पर आप पे करते हैं, लेकिन जब वो सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर गया तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस को क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। देखा होगा आपने कभी कभी एक ही पॉइंट से क्या हो जाता है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, कितने परसेंट की मूवमेंट है वो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। यू फाइंड इट इस तरीके से। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे अडानी के केस में हुआ था, जैसे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है तो अडानी का शेयर ऐसे एकदम से गिर जाता है। जिसने भी अडानी के शेयर में पैसा लगा रखा था तो वो सारा पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है एकदम ऐसा। देखो ब्रोकर क्या होता है, जो एजेंट की तरह काम करता है, जो कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज को खरीदेगा बेचेगा, वो ब्रोकर है। लेकिन जो अंडरराइटर है वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ब्रोकर तो बिचौलिया है, वो तो बीच में काम करने वाला बंदा समझो, आपके शेयर्स को खरीदने बिकवाने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो अंडरराइटर है वो क्या करता है भाई, अंडरराइटर तो आपको बेसिकली आपको मार्केट में बचाए रखने के लिए सबसे बड़ा काम करता है। अगर अंडरराइटर ना हो तो जो नई कंपनीज है वो डूब जाए। वो एक तरीके से गारंटर की तरह काम करता है, वो आपको गारंटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपको अगर बचना है तो ऐसे बच सकते हो, आपको अगर बचना है तो आप ऐसे बच सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन नॉट रूटेड टू एनी स्पेसिफिक स्पॉट और इट इज अ फिक्स्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे है, दलाल स्ट्रीट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, दलाल स्ट्रीट होगा फाइनेंस वाला। फाइनेंसिंग का मतलब वही बताया ना कि जो प्राइमरी मार्केट में आप पैसा लेके आ रहे हो वो आप अपनी ग्रोथ, क्योंकि पहली बार आप मार्केट में जा रहे हो ना तो उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप फंडिंग के दम पे काम कर रहे हो। अभी तक आप कैसे काम कर रहे हो, अभी तक आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे का सारा काम आप फंडिंग पे कर रहे हो, दूसरों के पैसे, लेकिन आप अपने पैसे खुद से शेयर मार्केट से उठा रहे हो। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? हाँ, वॉल फॉर वॉल स्ट्रीट देखिए, ये ना तो मुझे अच्छा मतलब उसकी एक्टिंग सही है, काफी अच्छा है। ठीक है ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का आपका एक बेसिक डिफरेंस है, मतलब आप देखनी चाहिए हर बच्चे को ना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट तो वो देखनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, फिल्में नॉलेज के लिए होती है, स्पेसिफिकली जब वो अपने डोमेन के लिए बनी हुई होती है ना, जब वो मूवीज अपने डोमेन के लिए होती है, पता है यार ये चीजें ना हमें कुछ सिखाएंगी, प्रैक्टिकल ये चीजें हमें सिखाएंगी। सारी मूवीज वो लव स्टोरीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप स्कैम 1992 देखो, मुझे भी पता वो 10 घंटे की एक वेब सीरीज है, आप 10 घंटे उसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव डे पे एक आधे घंटे का एपिसोड देख रहे हो, 20-25 दिन में उसको देख रहे हो फ्री टाइम में, तो उस 20 दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। समझ लो, आईपीओ की इशू करने के लिए तो फिक्स प्राइस फिक्स है ना बेटा, आईपीओ में प्राइस फिक्स होता है, कंपनी को जो जितने लगता है ना उस पर प्राइस डिसाइड किया जाता है। क्योंकि देखो प्राइमरी मार्केट में आप सोचो, जब आप प्राइमरी मार्केट में हो तो आपको कोई नहीं जानता है, तो जब आप मार्केट में हो ही नहीं, जब आप मार्केट में हो ही नहीं बेटा, तो आपका प्राइस डिमांड और सप्लाई में कैसे चला जाएगा? और जो प्लेस है ये तो होता है ना प्राइमरी मार्केट का नहीं है, ये तो कहीं पे भी ऑनलाइन है, लेकिन सेकंड स्टॉक एक्सचेंज मतलब डीलिंग तो चाहे स्टॉक एक्सचेंज की भी ऑनलाइन ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह तो है ना, बॉम्बे में चले जाओ, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो तो है ही ना। समझ लो, इस वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस है। मनी मार्केट क्या है सर? मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पर लैंडिंग और बॉरिंग होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, किसकी? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है, बिल्कुल सही है। और कैपिटल मार्केट क्या है? अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेडेड, जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है और बेचा जाता है। ये इनफॉर्मल नेचर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इंडिजीनियस रिसोर्सेज, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं होते, क्योंकि कैपिटल मार्केट है वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन जाता है, तो ये फॉर्मल का पार्ट बन जाता है। फाइनेंशियल ये देखो, इधर से आपको सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपको बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट, ये कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, और कैपिटल मार्केट की ये लॉन्ग टर्म। जब आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ोगे, शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, रिटेन अर्निंग क्या है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है, यूरो इश्यूज क्या है। इंस्टीट्यूशंस इसमें सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इधर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें आ जाती है। यहाँ पर इसका फैक्टर बहुत कम होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत हाई होता है, क्योंकि लंबे समय के लिए आपका पैसा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, 5 साल 4 साल के लिए इसमें आपका जो पैसा है कैपिटल मार्केट में जा रहा है।
जहाँ पर कैपिटल मार्केट में आपका जो पैसा है वो लंबे समय के लिए जाए। दूसरा लिक्विडिटी क्या होती है? कन्वर्टेबिलिटी। क्या इतनी जल्दी वो जो असट है या वो जो सिक्योरिटीज है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में? देखो वो तो है, तो एक तो कैश में ही, तो कैश की फॉर्म में है तो वो तो है ही, कोई एसेट्स लिक्विड एसेट्स है। फिर कुछ होता है कि कैश इक्विवेलेंट है जिसको बड़े आराम से क्या किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मनी मार्केट है उसमें जो लिक्विडिटी बड़ी हाई होती है क्योंकि 1 साल की मैच्योरिटी पीरियड होता है। लेकिन कैपिटल मार्केट में मैच्योरिटी पीरियड क्या है वो क्योंकि ज़्यादा होता है तो जो लिक्विडिटी होता है वो हाई होता है। तो समझ लो ना, जैसे मनी मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो तो वही 1 महीने के अंदर 7 दिन के अंदर आपको कुछ सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होती है तो इस वजह से आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं होता, 1 साल के बाद आप देखते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मनी मार्केट का मेन पर्पज आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करना है और कैपिटल मार्केट का पर्पज आपकी लॉन्ग टर्म की नीड्स को फुलफिल करना है। शॉर्ट टर्म की नीड्स को फुलफिल करना है उसके लिए आप लोगों को मनी मार्केट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मनी मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ पर एंटर करना पड़ेगा? आपको कैपिटल मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। यू हैव टू एंटर योर कैपिटल। तो ये आ गया आपका टाइम होरिजन विद इन अ ईयर और मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा 1 साल से कम। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। अब एक देश के अंदर जो फंड्स हैं, जो लिक्विडिटी है उसको क्या करना, बढ़ाना। और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी, और जो सेविंग है उसको बढ़ावा देना। रिटर्न है वो कम होती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार तो 3x 4x है वो हो जाता है। तो एक कंपनी थी उसका शेयर 2020 में 1 रुपये का था। कितने का? 1 रुपये का। और 2023 में वो पता कितने का हो रखा है? वो अभी इस टाइम पे 27 रुपये का हो रखा है और हो सकता है 2025 तक वो 100 रुपये तक का चला जाए। इसका मतलब पता क्या हुआ? कंपनी का नाम नहीं पता, मुझे देख के बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, मतलब आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते, तो आज वो कितना हो चुका है? वो 27 लाख हो चुका है। यस और नो? और 2025 तक वो 1 करोड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लोग इसी वजह से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्ट में आपको कुछ करना नहीं होता। आप एक बार पैसा लगा के रख देते हो मार्केट पे, बस उसके लिए आपको चीज़ों की नॉलेज, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में पता रहता है। समझ रहे हो? तो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसी थोड़ी, देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे अमीर किस बेसिस पे बने हुए हैं? इन्वेस्टमेंट की बेसिस, या तो सेल की बेसिस पे बनोगे या इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे बनोगे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनोगे। 2-3 ही बिजनेस हैं आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब मनी मार्केट के अंदर मैंने आपको बता दिया, मनी मार्केट का मतलब है जहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड वैसे 365 दिन तक होता है, 1 साल तक, लेकिन ज़्यादातर 90% सिक्योरिटीज 1 महीने के अंदर उनका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है और खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर से एक सवाल पूछा जाता है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज आर जनरली वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिटर्न अ रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टेम्परेरी शॉर्ट स्टोरेज और शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म की आपकी जरूरतें होती है, कई बार टेम्परेरी बेसिस पे आपका जो प्राइसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। द मनी मार्केट इज बेटर नोन एज अ प्लेस फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैश। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म की कैपिटल नीड्स होती हैं, कई बार टेम्परेरी नीड्स होती हैं, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, टेम्परेरी नीड्स फुलफिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाउएवर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू मार्केट थ्रू वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज या फिर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल पर्सन है, कौन, आप, मैं, तुम, इंडिविजुअल पीपल्स भी क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स भी क्या कर सकते हैं इसमें, दे कैन आल्सो डील। वो सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, दे कैन आल्सो डील, वो भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके की मार्केट आती है। एक आती है ऑर्गेनाइज्ड, जो किसके अंडर आती है, आरबीआई के अंडर, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल, जो भी सारे बैंक्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। ठीक है, जो आरबीआई के परव्यू के अंडर आता है। कोई भी बैंक है लोन दे रहा है या फिर टेरर मनी है या जो भी है, जिस भी तरीके से बैंक्स को कवर किया जा रहा है मोस्टली। और फिर ये आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज्ड के साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो अनऑर्गेनाइज्ड है ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कौन सी होती है भाई? वो जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो आरबीआई के अंडर नहीं आती। अब ये वो गाँव वाले लोग होते हैं, जैसे शाहूकार होते हैं, किसी रिलेटिव से आपने लोन ले लिया, किसी से भी, समझ लो ना, शाहूकार है, और ये बड़ा महंगा लोन देते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10-10%, 12-12% भी आपको देते हैं, लेकिन लोग बैंकों में नहीं जाते, इनके पास जाते हैं और ये उनको लूटते रहते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, ये वो लोग होते हैं जो
इस तरीके से होता है। तो ये इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह है ना, ये कंसेप्ट इसी वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो कंसेप्ट है ना, वो बेटा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि लोगों को पैसे की तो जरूरत है ही, लेकिन वो अपनी जरूरतों को इन शाहूकारों के पास फंसने से अलावा, मतलब अगर वही चीज आपको 6% पे मिल रही है तो आप उस चीज को 10% पे क्यों परचेज करें, है ना। अगर वो चीज आपको 10% पे, सॉरी 6% पे मिल रहा है सेम पैसा, तो आप उसके लिए 10% क्यों दोगे। तो यही बोला जाता है कि भाई 6% में गुजारा कर लो, बाकी देने की जरूरत है ऐसा। अब इसके अंदर हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मोटे मोटे से। अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड में तो कुछ है ही नहीं ना। अनऑर्गेनाइज्ड में तो ये गांव के जो आंटियां रहती हैं, बुढ़ियां रहती हैं, जो उधार ही देती हैं, समझ रहे हो ना, जो जिसका आरबीआई के साथ, बैंक के साथ मिले, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं उसको लोन की फॉर्म में देना शुरू कर दूं, मैं उसको लोन की फॉर्म में देना शुरू कर दूं, मनी लेंडर्स, ले लो भाई ले लो। यूजर्स को भी उसी के लिए यूज किया जाता है। यार आपने मूवीज देखा होगा, मोस्टली मूवीज ऐसी होती है। एक पीछे मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था वध, मुझे नहीं पता आपने देखी या नहीं। मर्डर मिस्ट्री नहीं थी वो, उसमें क्या नाम उसका, एक्टर का नाम क्या है, बड़ा अच्छा एक्टर है, नाम नहीं याद। तो मैं वो उसकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, उसमें होता है ना कि वो पुराने दादाओं ने, हाँ संजय मिश्रा, हाँ, तो वो लोन ले रखा होता है किसी टाइम पे 100 रुपए, वो 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का 10 लाख बना देते हैं, फिर आके घर पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे ना। तो ये वो चीजें इसका पार्ट है, ये सब चीजें इसका पार्ट है। आपको आइडिया है, वो जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, समझ आ गया। हाँ वो वही है जो गुंडे लेके बाद में जाके लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, जमींदार टाइप लोग होते हैं। हाँ ला 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 सर, आज संजय सनी देओल की बिल्डिंग कब्जा कर लिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ऐसा भी हुआ कुछ, पता नहीं भाई। हम ऑलरेडी खुद ही बड़े चक्करों में पड़े हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा इस टाइम पे। 1 मिनट का ब्रेक ले लो। हम खुद ही एक धर्म संकट में पड़े हुए हैं सब लोग, इस वजह से हमें अभी कुछ इधर उधर की कोई नॉलेज नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो बताएंगे चीजों को, एक बार सेटल डाउन हो जाए फिर बताएंगे आपको, अगर सब ठीक ठाक रहा तो। शादी क्या है यार, शादी धर्म संकट है क्या। बताओ महासंकट, मोह माया, ऑल इज वेल, यही करना पड़ेगा, ऑल इज वेल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ चीजें चलती रहती हैं, बात आएंगे बस सेटल ना होता है, समझ रहे हो। जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीजें इस वजह से। चलो ओके, सो देयर आर सम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर काम करते हैं। कॉल, नोटिस, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, सर्टिफिकेट, ये पांचों के पांचों बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे ऐसे लिखो, इम्पोर्टेंट लिख लो, इस पे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। अब इनके बीच में ना कुछ छोटे छोटे लप्पू से डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, समझ आए। जो डिफरेंसेस है उस पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इसमें 3 तरीके की मनी आती है, कॉल, नोटिस, CTN, CNT, मतलब पहले C आएगा, ABC तो आती है सबको, ये मत बोल देना ABC नहीं आती, तो ABC में C पहले आता है,
एन उसके बाद आता है और टी उसके बाद आता है। तो ऐसे याद रखना, पहले कॉल मनी होता है, फिर नोटिस मनी होता है, फिर टर्म मनी होता है। मतलब सिर्फ ये याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कॉल मनी इज द मनी borrowed or lent on demand for very short period। कॉल मनी होता है ओवरनाइट, जो एक दिन के लिए पैसा लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। एक दिन 24 घंटे के लिए जो पैसा लिया जाता है, 10 borrowed on the day and repaid on the next working day। और अगर यही अमाउंट एक दिन से बढ़े और 14 दिन पे पहुंच जाए, कितने पे, 14 दिन पे, 14 डेज, 14 डे पे चला जाए, एक दिन से बढ़ जाए और 14 से कम हो, 14 से कम हो, तो किसका अमाउंट, किस मनी को क्या बोल देते हैं, दिस इज नोटिस मनी। और अगर ये 14 दिन से भी बढ़ जाए तो फिर इसको आप टर्म मनी बोल देते हैं। टर्म एकदम से टाइम के लिए यूज की जा रही है, और ये ऐसी होती है तीनों के लिए किसी तरीके के कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, किसी के कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। 14 दिन से बढ़ जाए, एक महीना हो जाए, या जो कुछ भी आप बोल सकते हो। ट्रेजरी, देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, देखो बेटा एक दिन के लिए है तो कॉल मनी, 1 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी, 14 दिन से बढ़ गए तो टर्म मनी, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रेजर वर्ड यहाँ पे भी आ गया, ये होता है खजाना, खजाना, सरकार का खजाना, इसका खजाना, सरकार का खजाना। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर बॉरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन भी बोल सकते हैं आप, सेंट्रल की स्टेट दोनों का हो सकता है, और ये भी आपका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 14 दिन, 91 दिन, 81 दिन और 364, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं किया जाता। और दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू एंड मेच्योरिटी द फेस वैल्यू इज पेड टू द होल्डर। तो ये डिस्काउंट पे भी होती है, लेकिन जो पेमेंट होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होती है, और इसकी बोली लगती है, ठीक है। वहां पर इसका जो डिस्काउंट वगैरह होता है वो क्या होता है, डिसाइड होता है, और ये पूरी तरह सिक्योर्ड होते हैं, और इस पे आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होता, इसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब आपका इसमें पैसा नहीं जाएगा, आप सिक्योर्ड हो, सेफ। दीज आर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अच्छा, तो सरकार इशू करेगी इनको क्या, तो सरकार की तो सिक्योरिटी है, तो इशू भी सरकार करेगी क्या? नहीं, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इशू करेगी, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इशू करेगी, ठीक है, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इशू करेगी। देन आता है सीडी, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक्स को ये फ्रीडम है कि वो सीडी इशू कर सकते हैं, लेकिन देखो देखिए इसमें एक ना वर्ड आ रहा बड़ा अच्छा, सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट है, अगर मेरा 10वीं का सर्टिफिकेट है तो वो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, दैट विल बी सिक्योर्ड। मतलब मैंने 10वीं पास किया, ये मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? अगर मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने 10वीं की है। तो उसी तरीके से ये सिक्योर्ड होते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक सीडी इशू कर सकता है, लेकिन उसका जो टोटल अमाउंट है वो किसके द्वारा फिक्स किया गया है, दैट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। मतलब मैक्सिमम कितने अमाउंट के सीडी इशू कर सकते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, जितने भी आपके टोटल ओन्ड कैपिटल है, सारा इशू, चाहे आपके टर्म मनी हो, जितना भी आप इशू कर रहे हो, उसके 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके ओन्ड फंड 100 करोड़ है तो आप अपने सारे रिसोर्सेज से 100 करोड़ से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। इससे ज्यादा करोगे तो भाई फिर दिवालिये हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दिवालिये हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी किसी कंपनी के असेट्स कम हो जाते हैं, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है, वो यही जो आपको बताया इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन होती है। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन इसी को बोलते हैं, ये इंसॉल्वेंसी की कंडीशन, इंसॉल्वेंट हो गया। ये मस्त है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे दो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इशू एट डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज अ यूसेंस प्रॉमिसरी नोट फॉर द फंड। मतलब समझ रहे हो ना, डीमटेरियलाइज्ड का मतलब, डीमटेरियलाइज्ड का मतलब क्या होगा, हिंदी में कैसे बताऊं आपको? बोलिए।
हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी। आज हायर स्टडी कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा। जॉब नेचर अगर सही हुआ तो एक बार अच्छे से सोच। जी जी हाँ जी जी।